Yes, hello friends, welcome back to Tutelage Academy. And today we are going to discuss one important topic from the syllabus of CIL, obviously from the subject of HR, Right to Information Act 2005. Okay, yeah. So what we will be doing today, we will be discussing the act in detail. I have prepared some important notes and then at last we will be solving some MCQs. ठीक है, right? तो चलिए start करते हैं और या कोई कंफ्यूजन हो डाउट हो आपको कमेंट करना है। तो सबसे पहले राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 का एक इंट्रोडक्शन है बेसिक सा। ये एक्ट क्यों है, कहाँ से आया, ठीक। तो देखिए हमारे पास राइट टू इंफॉर्मेशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू इंफॉर्मेशन कुछ स्पेसिफिकली दिया हुआ नहीं है। दिया हुआ है क्या राइट टू इंफॉर्मेशन? नहीं, ठीक। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा जो आर्टिकल 19 है फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में होते हैं? पार्ट 3। पार्ट 3 कंटेन्स फंडामेंटल राइट एंड पार्ट 4 कंटेन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है। तो पार्ट 3 में जो आर्टिकल 19 है वो बताता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो आप अगर आपको कुछ कहना है, अगर आपको कुछ एक्सप्रेस करना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए? उसके लिए आपके पास आपको नॉलेज चाहिए, उसके लिए आपको इंफॉर्मेशन चाहिए। तो उस इंफॉर्मेशन और उस नॉलेज के कारण ही तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे, उसके कारण ही तो आप एक्सप्रेस कर पाएंगे अपने व्यूज कि ये इंफॉर्मेशन मुझे करेक्ट नहीं लग रही, व्हाट शुड बी डन, ठीक है। तो वही तो इसके जो इसके इम्प्लिसिटली इसी में इम्प्लाइड है कि हमारे पास राइट टू इंफॉर्मेशन होना चाहिए। बिना इंफॉर्मेशन के हम ना ठीक से ना हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच रहेगा ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन रहेगा। एज विदाउट इंफॉर्मेशन द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कैन नॉट बी फुल्ली यूज्ड बाय द सिटीजन, ठीक। तो वही राइट टू इंफॉर्मेशन में हमें राइट ग्रांट की जाती है कि हम किसी भी गवर्नमेंटल स्कीम का, ठीक है, किसी भी गवर्नमेंटल जो भी पोजीशन पे लोग हैं उनके काम का, कोई गवर्नमेंट का फंड कहाँ कहाँ कैसे खर्च हुआ, कोई भी गवर्नमेंटल रिकॉर्ड, कोई भी गवर्नमेंटल डेटा हम मांग सकते हैं गवर्नमेंट से और गवर्नमेंट हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगी, ठीक। चलिए हिस्ट्री ऑफ आरटीआई थोड़ा सा देखते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ था, फर्स्ट ग्रास रूट कंपेन, सबसे पहले दिमाग में आया था कि इंफॉर्मेशन सिटीजन को मिलना चाहिए। ये स्टार्ट हुआ था मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS इन 1990, ओके, राइट। उसके बाद नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स आरटीआई फॉर्म्ड इन 1996। तो एक हमारा कैंपेन फॉर्म हुआ था, नेशनल कैंपेन फॉर पीपल्स राइट टू इंफॉर्मेशन, 1996 में फॉर्म हुआ था ये कैंपेन। और उसी ने सबसे पहला एक इनिशियल ड्राफ्ट बनाया था आरटीआई लॉ का, ठीक। अभी हम इस लॉ के बारे में थोड़ा डिटेल से पढ़ेंगे, आपको समझ में आएगा कि क्या क्या चीजें इस लॉ के अंदर है, इंफॉर्मेशन कैसे फर्निश किया जाता है, कौन कौन सी बॉडीज होती हैं, सब हम पढ़ेंगे। तो इसका जो इनिशियल ड्राफ्ट था वो नेशनल कैंपेन फॉर पीपल आरटीआई 1996 में फॉर्म हुआ था, इसने बताया। ये तमिलनाडु हमारा पहला स्टेट है जिसने आरटीआई लॉ पास किया था, कब? 1997 में, पहला स्टेट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए क्या हुआ था, एक फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट पास हुआ था 2002 में और इसी एक्ट को फिर रिप्लेस कर दिया गया आरटीआई एक्ट 2005, ठीक है। यही वाला एक्ट हमारा आरटीआई एक्ट 2005 बन गया। और ये कब, ये डेट याद रखिएगा, अक्टूबर 12, 2005। कभी कभी कौन सा एक्ट जो है वो किस दिन से ऑपरेशनल हुआ था ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो 12 अक्टूबर 2005 से हमारा एक्ट एप्लीकेबल हो गया था, ऑपरेशनल हो गया था, इम्प्लीमेंट हो गया, ठीक। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे आरटीआई एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है? एम्पावर द सिटीजन, हाउ, ठीक, एम्पावर द सिटीजन, ठीक है। अब अगर आपके शहर में सरकार ने कोई ब्रिज बनाया, ठीक है, और ब्रिज बनाया आपके शहर में एंड आफ्टर 2 मंथ्स वो ब्रिज कोलैप्स हो गया। आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि ब्रिज में जो फंडिंग थी वो उसने और कौन कौन से लोग इन्वॉल्व थे और कौन कौन से डिपार्टमेंट में कब कब कितना काम किया, आपको वो इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। तो आप उसको सरकार से मांग सकते हो कि भाई कि व्हाट कि जो ब्रिज था वहां पे कहाँ प्रॉब्लम आई जिसके कारण ये सारी चीजें हुई, जो फंडिंग था उसमें इशू था या जो लोग काम कर रहे थे उसमें कुछ इशू था या फिर मटेरियल में इशू था, यू कैन आस्क फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो दिस इज व्हाट, तो आपको क्या किया जा रहा है, आपको एम्पावर किया जा रहा है, राइट।
प्रमोट ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी इन द वर्किंग ऑफ गवर्नमेंट, जैसा कि मैंने भी एग्जांपल दिया था ब्रिज का, राइट। तो ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी, कहीं पे बिजली नहीं आ रही है तो फिर क्या इशू है, कहाँ पे क्या दिक्कत है, कोई भी ऐसा इशू अगर गवर्नमेंट की अथॉरिटी है आप उससे मांग सकते हो, उनका डेटा मांग सकते हो। कंटेन करप्शन, करप्शन को रोकने के लिए, कंटेन का मतलब यहाँ पे क्या होता है, कंटेन मतलब उसे कंटेन करो, मतलब उसे संभाल, उसे कंट्रोल करो, उसे जहां पे है वहीं तक रोक के रखो। तो व्हाट इज कंटेन करप्शन, करप्शन को रोकने के लिए। मेक आवर डेमोक्रेसी वर्क फॉर पीपल इन रियल सेंस, राइट। हमारे पास डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी का मतलब कि डेमोक्रेसी का क्या होता है कि हर इंसान को हक है, हर इंसान को हक है कि जानने का कि सरकार एक्चुअली कर क्या रही है, कहाँ पे क्या खर्च हो रहा है, ठीक। सरकार की जो स्कीम्स है, जो भी पॉलिसीज है वो कैसे काम कर रही है, राइट। तो तभी अगर ये सब कुछ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट रहेगा तभी तो डेमोक्रेसी हमारा रियल सेंस में काम करेगा। ओके, एंड इन्फॉर्म सिटीजन विल बी बेटर इक्विप्ड, बिल्कुल इन्फॉर्म सिटीजन बेटर इक्विप्ड होगा। वी डोंट हैव टू बी व्हाट, अंधभक्त, हमें अंधभक्त बनने की जरूरत नहीं है। हमें किसी भी मिनिस्टर का बस नाम से उसकी पूजा करने की, उसका नाम जपने की जरूरत नहीं, उसका एक्चुअली काम कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ, उसने किस दिन कहाँ कहाँ फंड किया, फंड का कैसे यूटिलाइजेशन हुआ, या फिर अब सुप्रीम कोर्ट का जज का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, तो जज का अपॉइंटमेंट अगर हुआ तो कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे उस जज के अपॉइंटमेंट में, कुछ भी इंफॉर्मेशन आप मांग सकते हो सरकार से। तो इन्फॉर्म सिटीजनरी विल बी बेटर इक्विप्ड, गवर्नमेंट मोर अकाउंटेबल टू बी गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो होगी वो ज्यादा अकाउंटेबल होगी। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन अगर अगर एक ट्रांसपेरेंसी लाने का सिस्टम है कि सारी सिटीजन को एम्पावर किया जाए कि गवर्नमेंट की वर्किंग को, स्कीम्स की, पॉलिसीज को, सब कुछ का डेटा हमारे सिटीजन को मिले, राइट। इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ आरटीआई एक्ट, इंपॉर्टेंट प्रोविजन पढ़ते हैं। इसमें कुछ सेक्शंस है, तो प्रोविजन ठीक से याद रहे और आपको सेक्शंस भी याद रहे, तो मैंने प्रोविजंस को सेक्शन वाइज लिखा है ताकि हर चीज आपको एक फ्रेमवर्क में दिखे। तो सेक्शन 1 एप्लीकेबिलिटी, इट एक्सटेंड्स टू होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में नहीं अप्लाई होता है, रिमेंबर इट। ओके, सेक्शन 2 कुछ डेफिनेशंस है जो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन में इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है, तो इन्फॉर्मेशन मीन्स एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म इंक्लूडिंग कोई रिकॉर्ड, कोई डॉक्यूमेंट, कोई मेमो, कोई ईमेल, ओपिनियन, एडवाइसेस, प्रेस रिलीज आप मांग सकते हो सरकार से, सर्कुलर, ऑर्डर्स, लॉग बुक, कॉन्ट्रैक्ट, रिपोर्ट्स, पेपर, सैंपल्स, मॉडल्स, डेटा, material held in any electronic form and information relating to any private body which can be accused by a which can be accessed by a public authority under any other law for the time being in force, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन, इतने सारी जो चीजें हैं वो चीजें या तो रिलेटिंग टू एनी प्राइवेट बॉडी, किसी प्राइवेट बॉडी का हो सकता है, लेकिन वो प्राइवेट बॉडी कैन बी हैज टू बी एक्सेसिबल बाय पब्लिक अथॉरिटी। यहाँ पे पब्लिक अथॉरिटी का बहुत बड़ा मीनिंग होता है, आगे देखते हैं। तो वो जो इन्फॉर्मेशन है वो कोई भी इन्फॉर्मेशन जो कि पब्लिक अथॉरिटी से एक्सेसिबल होनी चाहिए। दिस फ्रेज इज इम्पोर्टेंट, एनी इन्फॉर्मेशन विच इज एक्सेसिबल बाय पब्लिक अथॉरिटी, वो सारा इन्फॉर्मेशन हम लोगों को प्रोवाइड करेंगे, ठीक। नहीं, हम गवर्नमेंट लोगों को प्रोवाइड करेगी कोई सा भी इंफॉर्मेशन जो कि पब्लिक अथॉरिटी एक्सेस कर सके, ठीक। फिर राइट टू इन्फॉर्मेशन मींस द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्सेसिबल अंडर दिस एक्ट व्हिच इज हेल्ड बाय और अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी पब्लिक अथॉरिटी इंक्लूड्स द राइट टू। और अब देखिए सेक्शन 2F इन्फॉर्मेशन के बारे में बताया, सेक्शन 2J राइट टू इन्फॉर्मेशन, मतलब राइट क्या क्या है, क्या क्या राइट है, ठीक है। तो राइट मींस इंफॉर्मेशन एक्सेसिबल अंडर दिस एक्ट व्हिच इज हेल्ड बाय और अंडर द कंट्रोल ऑफ एनी पब्लिक अथॉरिटी एंड इंक्लूड्स द राइट टू, राइट किस किस चीज का आपको राइट मिलेगा, आप इंस्पेक्ट कर सकते हो क्या क्या काम हुआ, डॉक्यूमेंट, रिकॉर्ड, यू कैन टेक नोट्स, एक्सट्रैक्ट और सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट और रिकॉर्ड, you can take certified sample of material and also you can take the material in the form of disk, floppy, tapes, video cassette, कुछ भी ऐसा इस फॉर्म में भी आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो in any other electronic mode or through printouts where such information is stored in a computer or in any other device, ठीक है। इस इंफॉर्मेशन को आपको इन सारे फॉर्म में भी फर्निश किया जा सकता है, दिस इज योर राइट टू इंफॉर्मेशन। ओके ओके, गवर्नमेंट ने भी स्कीम निकाली थी, श्रेष्ठा स्कीम के बारे में हमने पढ़ा है। तो श्रेष्ठा स्कीम में कितने फंड्स आए, फंड्स कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हुए, उसके बाद फिर अगर किसानों के लिए कोई स्कीम आई है तो हाँ किस किस किसान को कितना कितना पैसा मिला, कब,
एक्चुअली में फंड डिस्ट्रीब्यूट हुए, किस लोग किसने किया, कितना किया, वो सारा कुछ आप डेटा मांग सकते हो। ओके, इस तरीके से। पब्लिक अथॉरिटी, अब देखिए मैंने आपको बताया था पब्लिक अथॉरिटी, तो सेक्शन 2H बात करता है पब्लिक अथॉरिटी की, और पब्लिक अथॉरिटी इज एन अथॉरिटी और बॉडी और इंस्टीट्यूशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट विच इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द गवर्नमेंट। सच अथॉरिटी मे बी रिलेटेड टू द गवर्नमेंट इन वन ऑफ द फॉलोइंग वेज। देखिए ये सारी जो सेक्शंस है ये एज इट इज जो एक्ट में थे मैंने लिखा है, बस आपको समझाने के लिए बोलती हूँ कि कोई भी बॉडी जो कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, ठीक है, जो कि स्टैब्लिश की गई है स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, वो पब्लिक अथॉरिटी होती है। और आप इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ पब्लिक अथॉरिटी का ही ले सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि कोई प्राइवेट बैंक, HDFC एक प्राइवेट बैंक है, अब उसका कुछ डेटा आप नहीं मांग सकते RTI में, क्योंकि ये प्राइवेट बैंक है, ये पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। तो जो भी बॉडी पब्लिक अथॉरिटी होगी, आप उसी का इंफॉर्मेशन आप डिमांड कर सकते हो, ठीक है। तो पब्लिक अथॉरिटी का डेफिनेशन क्या क्या है? पब्लिक अथॉरिटी जो होती है वो एस्टैब्लिश्ड और कंस्टिट्यूटेड बाय आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इट इज क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, ओके, इट इज क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, जैसे कि हो गया मनरेगा। इट इज एस्टैब्लिश्ड और कंस्टिट्यूटेड बाय नोटिफिकेशन इशूड और ऑर्डर मेड बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। पब्लिक अथॉरिटी ये सारी चीजें होती हैं। पब्लिक अथॉरिटी कोई भी बॉडी, दिस आल्सो इंक्लूड एनी बॉडी ओन्ड, कंट्रोल और सब्सटेंशियली फाइनेंस्ड बाय डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय फंड्स प्रोवाइडेड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। कोई भी बॉडी जिसको कि फंडिंग दी जा रही है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा, वो पब्लिक अथॉरिटी होगी। कोई NGO है जिसको भी फाइनेंस किया जा रहा है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा, वो भी पब्लिक अथॉरिटी होगी। तो पब्लिक अथॉरिटी का ये डेफिनेशन है, और पब्लिक अथॉरिटी जितनी भी बॉडीज हैं उन्हीं पे आप RTI अप्लाई कर सकते हो। आपका RTI या पब्लिक अथॉरिटी पे अप्लाई कर सकते हो, प्राइवेट में नहीं, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ प्राइवेट बॉडीज पब्लिक अथॉरिटी के अंदर काम करती हैं, तो उनका डेटा आप ले सकते हो, लेकिन सोलली जो सेपरेटली प्राइवेट बॉडीज काम करती हैं आप उनका डेटा नहीं मांग सकते, ठीक है। जो प्राइवेट अथॉरिटीज पब्लिक अथॉरिटी के अंदर काम करती हैं, वो जो भी अथॉरिटी पब्लिक अथॉरिटी के अंदर आएगी, जो भी बॉडी पब्लिक अथॉरिटी के अंदर आएगी, जो भी अथॉरिटी पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फॉर्म होगी, एन एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा फॉर्म हुई होगी, आप उसी का पूरा डेटा मांग सकते हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सेक्शन 3 देखिए। सेक्शन 3 क्या बताता है? सेक्शन 3 जो है वो मैंने कुछ शॉर्ट में भी लिखा है, अननेसेसरी मैंने बहुत लेंथी नहीं किया है, जो इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वही मैंने लिखा है। तो सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द राइट ऑफ सिटीजंस टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, ठीक है। सेक्शन 3 बताता है कि सिटीजन के पास राइट है कि इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करें एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट। ये सिटीजन के पास राइट है, इस चीज को सेक्शन 3 बताता है। सेक्शन 2 क्या बता सकती है? देखिए शुरुआत से देखते हैं, क्लैरिटी हो। सेक्शन 1 बता रहा है कि ये कहाँ एक्सटेंड करता है? हर जगह एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर। सेक्शन 2 बता रहा है डेफिनेशंस के अलावा कुछ नहीं बता रहा है। सेक्शन 3 बता रहा है क्या? सेक्शन 3 बता रहा है कि सिटीजन के पास राइट है कि इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करें एज पर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट, ठीक है। ओके, सेक्शन 3 एक्चुअली सिटीजन को राइट दे रहा है, ओके। Section 4 of the RTI Act requires suo motu disclosure of information by each public authority. तो Section 4 जो बताता है कि जो भी पब्लिक अथॉरिटी होगा उनसे अगर मांगा जाएगा इंफॉर्मेशन तो हाँ, तो वो suo motu, तो वो डिस्क्लोज कर देंगे इंफॉर्मेशन को। suo motu मतलब जो थर्ड पार्टी है, मतलब थर्ड पार्टी से डिस्कस नहीं करेंगे, किसी और से रिक्वेस्ट नहीं करना है, और जो भी है जैसा भी है वो फर्निश कर देना है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी पब्लिक अथॉरिटी से आपने कुछ इन्फॉर्मेशन मांगा, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन मांगा, मान लीजिए किसी स्कीम को लेकर के, श्रेष्ठा स्कीम को लेकर। तो श्रेष्ठा स्कीम में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होंगे। यहाँ पे कोई मैनेजर होगा, कोई हो सकता है कोई डिपार्टमेंटल हेड होगा। तो आपको श्रेष्ठा स्कीम के मैनेजर, डिपार्टमेंटल हेड, उन लोग से बात नहीं करनी है। अगर आप पब्लिक अथॉरिटी के एक ऑफिसर हो और आपको श्रेष्ठा स्कीम के बारे में पता है, आपसे इंफॉर्मेशन मांगा गया,
तो आप डायरेक्टली प्रोवाइड कर दोगे बिना 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 उनको डिस्क्लोज किए, बिना सुओमोटो के, बिना श्रेष्ठा स्कीम के जो मैनेजर हैं, जो हमारे जो भी लोग होंगे श्रेष्ठा स्कीम में, जो भी लोग इन्वॉल्व होंगे, उनसे आपको इन्वॉल्व नहीं होना है, उनको डिस्कस नहीं करना है, उनको डिस्क्लोज नहीं करना है कि भाई इन्फॉर्मेशन मांगा जा रहा है। आप डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन पब्लिक को प्रोवाइड कर दोगे। दिस इज व्हाट इज सुओमोटो, दिस इज व्हाट इज सुओमोटो। ठीक है, ऑन इट्स ओन, ऑन इट्स ओन मोशन। ठीक, करेक्ट, समझ में आ गया। सेक्शन 5, सेक्शन 5 देखिए, डेजिग्नेशन ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। अब इस एक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एक जो टर्म है वो है PIO, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है सेक्शन 5 में। ये क्या बताता है कि सेंट्रल PIO, CPIO और स्टेट PIO, CPIO और SPIO अपॉइंट किया जाता है by public authority within 100 days from the enactment of this act. ये एक्ट इनेक्ट हुआ और फिर हर पब्लिक अथॉरिटी, जितनी भी पब्लिक अथॉरिटी है हमारे पास, वो हर पब्लिक अथॉरिटी के पास CPIO होगा और SPIO होगा। एवरी पब्लिक अथॉरिटी विल हैव CPIO और SPIO। क्यों क्यों क्योंकि इन्हीं की ड्यूटी होती है कि इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करें। ठीक, तो पब्लिक अथॉरिटी 1 हो गया, पब्लिक अथॉरिटी 2 हो गया, पब्लिक अथॉरिटी 3 हो गया, इस तरह से n नंबर ऑफ पब्लिक अथॉरिटी है इंडिया में। तो हर पब्लिक अथॉरिटी अपना अपना एक PIO अपॉइंट करेगा, अपना अपना एक PIO अपॉइंट करेगा, ताकि इस पब्लिक अथॉरिटी का से अगर हम कोई इन्फॉर्मेशन मांगे, इन्फॉर्मेशन देने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी, इस PIO की रहेगी। ठीक है, तो सच ऑफिसर हैव अ ड्यूटी टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिक्वेस्टेड अंडर दैट। इस एक्ट के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा वो PIO हमारे बताएंगे। ठीक है, और सेक्शन वही सेक्शन 5 का थोड़ा इलाबोरेशन है। हाँ, तो डेजिग्नेशन ऑफ सेंट्रल असिस्टेंट, तो ये PIO के जो हमारे जो ऑफिसर होते हैं, इनके असिस्टेंट भी होते हैं। तो CPIO के भी असिस्टेंट हो सकते हैं, SPIO के भी असिस्टेंट हो सकते हैं, इनको भी अपॉइंट किया जाता है। एंड वही लोग, ये जो PIO होते हैं, इन्हीं को अपील मिलता है। अगर आप RTI का अपील फाइल करते हो तो अपील इन्हीं के पास जाता है और यही लोग सुओ मोटो के साथ हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक, समझ में आ गया। ओके, अब देखिए ड्यूटी और फंक्शन ऑफ PIO। तो सेक्शन 5 में PIO के बारे में है सारा कुछ, तो वही मैंने शॉर्ट में लिखा है। तो PIO का काम है टू डील विद रिक्वेस्ट फ्रॉम द पर्सन सीकिंग इन्फॉर्मेशन, है ना। अगर हमें पब्लिक अथॉरिटी 1 से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हम सारा डील किससे करेंगे, PIO से करेंगे। अगर सेंट्रल लेवल पे है तो CPIO, स्टेट लेवल पे तो SPIO। एंड टू प्रोवाइड रीजनेबल असिस्टेंस टू द पर्सन आस्किंग फॉर इन्फॉर्मेशन। अगर मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए और कुछ, तो ये बताएगा कि इतने दिन में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा, या फिर कुछ अगर डिले होता है तो भी ये हेल्प करेगा, और कुछ भी मुझे और जानकारी चाहिए तो हम इसी से बात कर सकते हैं, जो PIO से। PIO होगा हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, मूविंग टू सेक्शन 6। सेक्शन 6 क्या बताता है कि मैनर, कि आप अगर आप रिक्वेस्ट करते हो इन्फॉर्मेशन के लिए तो कैसे करोगे, फॉर्म कैसे भरना है, किस लैंग्वेज में भरना है, फी क्या होगा, फॉर्म में आपको क्या क्या लिखना है। तो मैनरिज्म ऑफ मेकिंग अ रिक्वेस्ट, ये है सेक्शन 6। ठीक, ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये यहाँ पे ये है कि कोई भी पर्सन जिसको की इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि मनरेगा स्कीम आपके गांव में जो इम्प्लीमेंट हुई तो कितने लोगों को कितना पैसा मिला, और कितने लोग बेनिफिट हुए, या फिर कितने लोगों को कितनी जॉब मिली किसी एरिया में, आपको चाहिए। ठीक है, मनरेगा स्कीम का। तो यू डिड नॉट डिस्क्लोज एनी रीजन फॉर सच रिक्वेस्ट। तो आपको ये पूछना ही नहीं है कि मैं ये रिक्वेस्ट क्यों मांग रहा हूँ या क्यों मांग रही हूँ, आपको अपना रीजन देने का जरूरत है ही नहीं। ठीक है, एक्सेप्ट सच इन्फॉर्मेशन माइट बी रिक्वायर्ड फॉर कॉन्टैक्टिंग। आपको बस अपना कॉन्टैक्ट नंबर देना है, कि अपना ईमेल आईडी दे दीजिए, कि मुझे अगर कॉन्टैक्ट करना हो अपना एड्रेस दे दीजिए कि भाई आप PIO, इफ यू वांट टू कॉन्टैक्ट मी देन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस फोन नंबर ऑन दिस एड्रेस, दैट्स इट। लेकिन आपको रीजन नहीं देना है कि मनरेगा स्कीम से मेरे गांव में कितने लोगों को बेनिफिट हुआ है, ये मुझे अगर जानना है तो आपको रीजन देने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, सेक्शन 7 प्रोवाइड्स फॉर एक्सपीडियंट डिस्पोजल ऑफ रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन बाय द CPIO SPIO। जो CPIO और SPIO आपको इन्फॉर्मेशन देगा तो स्पीड में देगी, एक्सपीडियंस मतलब स्पीड अप करना, है ना, स्पीड अप करना। तो 30 डेज, जो इसका जो टारगेट होता है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने का, वो कितना दिन होता है, 30 डेज होता है। और इधर
30 दिन में जो सीपीआईओ और एसपीआईओ उसे 30 दिन में या तो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है, जितना भी फी रहेगा वो पे करके एक्सेप्ट कर लेना है, या तो रिजेक्ट कर देना है। तो रिजेक्ट करने का भी कुछ कुछ रीजन होता है सेक्शन 8 में, सेक्शन 1 में। अब मान लीजिए आप अगर पूछोगे कि इंडिया के इंटेलिजेंस ऑफिसर का कुछ वर्किंग पूछोगे, या फिर रॉ के किसी काम का वर्किंग पूछोगे, तो डीआरडीओ का कुछ इंटरनल प्रोजेक्ट है उसका अगर आप कुछ वर्किंग पूछोगे, तो वो सब तो नहीं दिया जा सकता ना। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जो है वो राइट्स वो सिटीजन को नहीं दिया जा सकता। वो सारा सेक्शन 8 और सेक्शन 9 में मेंशन है कि कौन कौन से सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होते हैं। तो अगर आप वैसा कुछ पूछोगे तो रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। एंड और ठीक है, 30 दिन की बात हो गई, और 30 दिन में या तो एक्सेप्ट करना है या तो रिजेक्ट करना है। और अगर मान लीजिए कि एडिशनल पीरियड ऑफ 5 days इज अलाउड, अगर किस किस केस में, कि व्हेन द एप्लीकेशन इज रिसीव्ड थ्रू असिस्टेंट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। अगर आपने पीआईओ नहीं, अगर आपने असिस्टेंट पीआईओ को भेजा है, तो असिस्टेंट पीआईओ से पीआईओ में तक जाने में 5 दिन लगेंगे, ठीक है। और फिर व्हेन द एप्लीकेशन इज रिसीव्ड बाय वे ऑफ ट्रांसफर, अगर पब्लिक अथॉरिटी 1 में आपको चाहिए, लेकिन इसका दूसरा आपके इसके सब डिपार्टमेंट में आपने भेजा है, तो इंटरनल डिपार्टमेंटल ट्रांसफर में 5 दिन का समय लग सकता है। तो वे ऑफ ट्रांसफर या फिर किसी कहीं से भी, मतलब डायरेक्टली आपने पब्लिक अथॉरिटी को नहीं भेजा है और डायरेक्टली पीआईओ ऑफ पब्लिक अथॉरिटी को नहीं भेजा है, तो अगर जो ट्रांसफर होगा इंटरनल ट्रांसफर, उसमें 5 दिन का वक्त लग सकता है। तो अगर दोनों केसेस है तो 5 + 5 = 40। तो 40 डेज में आपका काम कंप्लीट होगा, ठीक है, राइट। 40 डेज में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जानी चाहिए बाय पीआईओ। समझ में आ गया। सेक्शन 7 थोड़ा लंबा है, इसमें फीस की भी बात की हुई है। तो एप्लीकेशन फी जो होता है रीजनेबल होना चाहिए, ज्यादा नहीं लगता, थोड़ा ही लगता है। और इफ फर्दर फीस आर रिक्वायर्ड देन द सेम मस्ट बी इंटीमेटेड। और अगर दोबारा अगर फीस चाहिए होगी, 25 रुपए फी है, और कुछ अगर डिले हो जाता है, या फिर जो पब्लिक अथॉरिटी 1 है, इसे इंफॉर्मेशन के लिए दूसरी डिपार्टमेंट में को कांटेक्ट करना पड़ता है, तो वहां पे भी अगर फी लग रहा है, तो सेम मस्ट बी इंटीमेटेड इन राइटिंग विद कैलकुलेशन डिटेल ऑफ हाउ द फिगर वाज अराइव्ड एट, है ना। तो पब्लिक अथॉरिटी 1 आपका जो पीआई होगा आपको बोलेगा कि भाई हमें दूसरे डिपार्टमेंट को रीच करना पड़ रहा है डेटा लेने के लिए, तो यू विल हैव टू पे दिस एडिशनल। तो रीजन बताना पड़ेगा, कैलकुलेशन बताना पड़ेगा। Applicants can seek review of decision on fee charge by PIO by applying to the appropriate appellate authority. एक appellate authority वहाँ पे भी रहती है, अगर आपको जानना है, रिव्यू करना है, तो आप उसको कॉन्टेक्ट कर सकते हो। नो फीस विच, हाँ ये वाला इंपॉर्टेंट है, जो लोग बिलो पॉवर्टी लाइन के हैं उनसे कोई पैसा नहीं लिया जाता, ठीक। एंड दिस बेंचमार्क विल बी डिसाइडेड बाय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डिसाइड करती है कौन लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, कौन लोग नहीं, और बिलो पॉवर्टी लाइन वाले से पैसा नहीं लिया जाएगा। An applicant must be provided information free of cost if the decision to release information is taken after the time limit. अगर 40 दिन आपका आ रहा था कि 40 दिन में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जानी चाहिए, और 40 दिन में अगर आपको नहीं मिली, 41 डेज या 42 डेज में मिली, तो फिर आपसे फीस नहीं लिया जाएगा, तो फिर आपको इन्फॉर्मेशन फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। इफ डिसीजन टू रिलीज इन्फॉर्मेशन इज टेकन आफ्टर द टाइम लिमिट। समझ में आया, ठीक है। अब सेक्शन 8 हमने पहले देखा था कि सेक्शन 8 में कि आपको इन्फॉर्मेशन कब कब नहीं मिलेगा, आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। तो बहुत सारी कैटेगरीज है, मैंने मेन कैटेगरीज यहाँ पे लिख दी है। आपको इससे कैटेगरीज तो नहीं पूछा जाएगा बहुत ज्यादा, लेकिन बस आपके समझने के लिए मैंने यहाँ पे लिख दिया कि इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर ऑफ विच वुड प्रीजुडिशियली अफेक्ट द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। कुछ ऐसा सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है, तो वो सारा आपको नहीं मिलेगा, जैसे इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी ऑफ इंडिया को थोड़ा रिस्क हो रहा है। सिक्योरिटी है ना, आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स या फिर एयर इंडियन आर्मी, एयरफोर्स, ये सब कुछ सेंसिटिव डेटा अगर आप मांगोगे तो नहीं मिलेगा। स्ट्रेटेजिक, साइंटिफिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, रिलेशन विद फॉरेन स्टेट और लीड टू इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, है ना, तो ये सारी डेटा आपको नहीं मिलेगा। इंफॉर्मेशन पब्लिकेशन ऑफ विच हैज बीन एक्सप्रेसिवली फॉरबिडन बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल कभी कभी क्या ना कुछ ऐसा बता देती है कि इसके बारे में इंफॉर्मेशन पब्लिक में नहीं जाना चाहिए, और अगर आप वो इंफॉर्मेशन मांग रहे हो तो आपको नहीं मिलेगा। Information disclosure of which may amount to contempt of court. Okay. Information the disclosure of which would cause a breach of parliamentary privilege. ठीक, तो इस तरह का कुछ अगर लॉ नहीं बोला है कि ये इन्फॉर्मेशन नहीं जानी चाहिए, ठीक है, पार्लियामेंट का कुछ अगर कुछ दिक्कत हो जाता है वहां पर, कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है, तो वो सारी चीजें आपको नहीं मिलेगी। इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड इन कॉन्फिडेंस फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट ने कॉन्फिडेंस में कुछ इन्फॉर्मेशन इंडियन गवर्नमेंट को पास किया है,
और आप मांगोगे कि कुछ सेक्रेटली इन्फॉर्मेशन पास किया है और आपको इन्फॉर्मेशन मांगोगे तो नहीं देंगे। इन्फॉर्मेशन जिसके डिस्क्लोजर से कुछ जनजीवन का खतरा हो सकता है किसी इंसान को, ये सारी जो होती है सेंसिटिव और प्राइवेट और सिक्योर इन्फॉर्मेशन हर कंट्री की, वो सब आपको नहीं दी जाएंगे। ठीक, ओके। अब देखिए सेक्शन 11 जम करते हैं थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन। थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन मतलब द नोटिस शैल इन्फॉर्म द थर्ड पार्टी। अगर मान लीजिए कि वही पब्लिक अथॉरिटी है वन, और आपको डेटा चाहिए किसी स्कीम का, मान लीजिए मनरेगा स्कीम का है, तो मनरेगा स्कीम पब्लिक अथॉरिटी वन में डायरेक्टली नहीं है, तो आपने यहाँ पे पीआईओ को, इसके पीआईओ को बोला, इसका पीआईओ मनरेगा से डेटा ले रहा है, तो मनरेगा इज व्हाट, थर्ड पार्टी। मनरेगा इज थर्ड पार्टी, ठीक है। तो अब मनरेगा का डेटा पीआईओ हमें प्रोवाइड करा रहा है, तो उसका क्या प्रोसीजर है, तो इन्फॉर्म करेगा थर्ड पार्टी को, मनरेगा को बस इन्फॉर्म कर देगा, इन्फॉर्म द थर्ड पार्टी ऑफ द फैक्ट दैट सीपीआई और एसपीआई इंटेंड टू डिस्क्लोज सच इन्फॉर्मेशन। वो बस मनरेगा को इन्फॉर्म कर देगा कि भाई आपका आरटीआई आया है, तो आपका जो फलाना इस साल का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है या फिर इस साल का जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, वो सारा कुछ हम पब्लिक को डिस्क्लोज कर रहे हैं। इनवाइट द थर्ड पार्टी टू मेक अ सबमिशन एज टू वेदर द इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज। और उससे फिर एक बार बात करता है कि इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना है, तो उसे एज टू वेदर द इंफॉर्मेशन शुड बी डिस्क्लोज्ड और नॉट, ये चीज के लिए एक सबमिशन मांगता है कि हाँ ठीक है, आप रिटर्न दे दीजिए कि इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना है। ओके, यहाँ पे बस एक फॉर्मल प्रोसेस होता है कि थर्ड पार्टी को इन्फॉर्म किया जाता है कि सच एंड सच डेटा इज बीइंग आस्क्ड एंड यू आर राइट एंड यू आर प्रोवाइडेड टू गिव योर सबमिशन, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट। अब नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट कमीशंस हैं अंडर दिस एक्ट। तो हम यहाँ तक आपको एक्ट की स्ट्रक्चर बॉडी समझ में आ गई। अब कुछ इंपॉर्टेंट कमीशंस हैं, ठीक। एंड इंफॉर्मेशन कमीशंस, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कमीशंस हैं आर द सुप्रीम अथॉरिटी एंड द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी। जो सुप्रीम अथॉरिटी है, हमने भी पब्लिक अथॉरिटी के बारे में जाना, इसमें एक पीआईओ होता है उसके बारे में जाना, लेकिन इसके ऊपर जो सुप्रीम अथॉरिटी है जो इन सबको रूल करती है, उसका नाम है इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है। इंफॉर्मेशन कमीशन हैव बीन कंस्टिट्यूटेड बोथ एट सेंट्रल लेवल और स्टेट लेवल। तो सेंट्रल लेवल में जो होती है उसको हम कहते हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, और जो स्टेट लेवल में होती है उसे कहते हैं स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, ठीक है। सीआईसी एंड एसआईसी रिस्पेक्टिवली, करेक्ट, डन। यही इन सबको मॉनिटर करती है, यही इन सबको हैंडल करती है, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी सीआईसी है और एसआईसी, ठीक है। फिर स्ट्रक्चर मुझे इसमें इस तरह से एक्सप्लेन करी तो आपको एक्ट का स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क समझ में आ जाए, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि आगे जो सेक्शंस है तो उसमें सेक्शन 12 to 14 जो है वो काफी डिटेल है, इतना बहुत ज्यादा भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। कंटेन द प्रोविजन रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन, मेंबरशिप एटसेट्रा ऑफ सीआईसी। सीआईसी का कैसे कॉन्स्टिट्यूट होता है, उसमें कितने लोग होते हैं, उनका मेंबरशिप क्या क्या होता है, वो सारी चीजें यहाँ पे दी हुई है। उसी तरह सेक्शन 15 to 17 एसआईसी का कॉन्स्टिट्यूशन में कितने लोग होते हैं, क्या क्या मेंबरशिप होता है, उनका टेनर का होता है, वो सारा कुछ इसमें दिया हुआ, ठीक है। अब सेक्शन 12 को हम लोग जो ये वाला पार्ट है वो हम ब्रीफली पढ़ लेते हैं, ब्रीफली पढ़ते हैं, फिर इसको भी हम ब्रीफली पढ़ेंगे। तो ब्रीफली मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि जो सीआईसी होता है वो कॉन्स्टिट्यूट कैसे होता है, थ्रू गैजेट नोटिफिकेशन विद इमीडिएट इफेक्ट, है ना। न्यूज़पेपर में ये ऑफिशियल गैजेट में एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है कि भाई सीआईसी फॉर्म करना है और लोगों का सच एंड सच क्वालिफिकेशन चाहिए एंड दे हैव टू रिपोर्ट विद इन 7 days या 5 days। तो ये सारी चीजें इस तरीके से गैजेट में नोटिफिकेशन आता है। और सीआईसी जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन होता है, उसमें एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है, एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है और बाकी नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं। याद हो गया, याद हो गया, एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है और एक 10 जो है वो इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है, ठीक है। एंड इट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन अपॉइंट करता है, प्रेसिडेंट। मैंने आपको कभी बताया है किसी सेशन में कि प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट कैसे होता है, और प्रेसिडेंट अपॉइंट हो जाता है तो उसकी कुछ ड्यूटीज होती है, और उस ड्यूटीज में होती है कि इंडिया में जो कुछ की पोजीशंस के लोग हैं उसको अपॉइंट करना, प्रेसिडेंट की ड्यूटी में, है ना। तो वहीं से आप रिलेट कर सकते हो कि एक सीआईसी और 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा। और ये जो सीआईसी का ऑफिस होता है वो दिल्ली में होता है। एंड सीआईसी विल एक्सरसाइज इट्स पावर ऑटोनोमसली विदाउट बीइंग सब्जेक्ट टू एनी डायरेक्शन और प्लान। सीआईसी अपना इंडिपेंडेंट बॉडी होती है भाई, इसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और अपने हिसाब से काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए एसआईसी का भी सिमिलर सही है। एसआईसी में भी एक स्टेट
एक स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है, ठीक है, और नॉट मोर देन 10 इसमें भी इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, और उसे प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, और इसे कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर अपॉइंट करता है। और जो अपॉइंटमेंट कमेटी, इसमें भी कमेटी होती है, और जो अपॉइंटमेंट कमेटी होती है इट इज हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर, दैट्स इट। तो गवर्नमेंट हैज द पावर टू रिमूव एन SCIC स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और अदर आईसी। तो गवर्नर का यहाँ पे पावर होता है, उसी तरह वहाँ पे प्रेसिडेंट का पावर होता है, ठीक है। आई होप ये सारी चीजें आपको याद होती चली जा रही है साथ ही साथ। इसके बाद हम लोग MCQ डिस्कस करेंगे, तो आपको सारे MCQ को आंसर करना है, ऐसा नहीं कि बाद में कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। सेक्शन 20 जो लास्ट है वो पेनल्टी के बारे में बताता है। कोई भी एक्ट में लास्ट में पेनल्टी की बात होती है। तो एवरी PIO विल बी लायबल फॉर अ फाइन ऑफ ₹250 पर डे फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 25,000। हर दिन 250 रुपए फाइन लगेगा, मैक्सिमम 25,000 फॉर नॉट एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशन। अगर वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, सब कुछ ठीक ठाक है, तब भी डिले कर रहा है इन्फॉर्मेशन रिलीज को, फिर इन्फॉर्मेशन को डिनाई कर रहा है, या फिर गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहा है, और डिस्ट्रॉय कर रहा है इन्फॉर्मेशन को जो भी रिक्वेस्ट किया गया है, मतलब कुछ भी तरह का गड़बड़ अगर करता है PIO, तो फॉर्म उसका, तो उसका जो फाइन है वह 250 पर डे या मैक्सिमम 25,000। ओके। ऑब्स्ट्रक्टिंग फर्निशिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन इन एनी मैनर, किसी भी तरीके से इन्फॉर्मेशन को डिस्टॉर्ट करके हमें प्रोवाइड करा रहा है, तो वहां पे उसे ये इतनी चैलेंजेस फेस, इतना पैसा लगेगा, ठीक। तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब देखिए RTI हमारा एक्ट है तो ठीक है, पर क्या इतने अच्छे से एप्लीकेबल है, क्या इतना प्रैक्टिकल है, क्या हम सभी को पता है? इंडिया में एवरीडे अराउंड, मैं पढ़ रही थी 4800, या फिर आप मान के रखिए अराउंड 5,000 RTI एवरी डे फाइल किए जाते हैं। पर क्या सबको इन्फॉर्मेशन मिलती है? इनफैक्ट मेरे एक फैमिली मेंबर ने, माई फैमिली मेंबर हैज फाइल्ड RTI, और अभी तक उसका कुछ अता पता नहीं चला, ठीक है। माई फैमिली मेंबर हैज फाइल्ड, तो ये मैंने सुना था कि उसने RTI फाइल किया, लेकिन पता नहीं, क्योंकि इतना इन्फॉर्मेशन को दे पाना, ट्रांसपेरेंसी इतना ला पाना इंडिया के अभी सिस्टम में है ही नहीं, बहुत बहुत ज्यादा करप्शन है, ठीक है। अभी जो कुछ था कि कुछ IAS ऑफिसर्स थे जिनके घर से कितना सारा पैसा मिला था, ठीक है, जिनके घर से 25 करोड़ रुपए तक मिले थे, कुछ IAS, पार्थ चैटर्जी एंड ऑल। तो वी हैव द राइट कि हम पूछे कि जो हमें न्यूज में दिखाया जा रहा है, उसके अलावा भी अगर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए पार्थ चैटर्जी के बारे में, कि उनके पास उनके डीलिंग किस किस लोगों से कब कब हुई, वो सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। बट इतना इजी नहीं है, सब कुछ इतना इजी नहीं है, ठीक है। ये प्रॉब्लम कब हुई थी? एक बार प्रॉब्लम कब हुआ था, जब हमारा जो PM केयर फंड था, जिसमें कि 3,000 करोड़ रुपए थे, और 3,000 करोड़ रुपए आए थे, और लोगों ने RTI में पूछा कि ये 3,000 करोड़ हमारे मोदी जी ने कहाँ कहाँ स्पेंड किए, कहाँ कहाँ कैसे कैसे 3,000 करोड़ का स्पेंड हुआ है, इसका कोई जवाब नहीं आया। और रीजन क्या दिया गया था? रीजन पता है क्या क्या दिया गया था? रीजन दिया गया था कि इट इज नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी, PM केयर फंड इज नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी, ये रीजन दिया गया था। आप इंटरनेट पे भी चेक कर सकते हो कि why this information was not given, even if we have the right to information, even if we have contributed here to PM care fund, but the reason was it is not a public authority, ठीक है। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं कि इंडिया में RTI स्मूथली अप्लाई नहीं हुआ है, और ना ही कभी हो पाएगा, ठीक। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज सॉर्ट, बहुत तरह तरह का इंफॉर्मेशन मांगा जाता है, which is no public interest and sometimes can be used to misuse the law and harass the public। और कुछ लोग भी ऐसा इंफॉर्मेशन मांगते हैं कि बाद में हैरेस करें, मिसयूज करें लॉ को। इट्स नॉट वेरी वेरी इजी, इट्स वेरी एंटेंगल्ड सिस्टम, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल आस्किंग फॉर डेस्परेट एंड वॉल्यूमिनस इन्फॉर्मेशन, कुछ लोग ऐसा करते हैं, RTI से कुछ डेटा निकाल के वो लोग पब्लिसिटी खाना चाहते हैं कि भाई ये डेटा तो बस मेरे ही पास होगा, सब लोग तो फाइल करते नहीं है, तो वहां से पब्लिसिटी कुछ मिलेगा। RTI फाइल इज विंडिक्टिव टूल टू हैरेस और प्रेशराइज द पब्लिक अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी को बहुत बार कभी कभी प्रेशराइज किया जाता है, हैरेस किया जाता है कि भाई बताओ इंफॉर्मेशन कुछ ऐसा होता है, तो मतलब कुछ डिस्प्यूट होता है। तो बिकॉज ऑफ इलिटरेसी एंड अनअवेयरनेस अमंग द मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द कंट्री, RTI कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड। खैर यहाँ पे तो ऐसा लिखा है, बट RTI कैन नॉट बी एक्सरसाइज्ड बिकॉज ऑफ मेनी अदर रीजंस एज वेल, व्हिच आई बिलीव की करप्शन एंड ऑल, उसके कारण भी RTI को हम एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे जो सिटीजन है उनको अगर हम
अगर सरकार 100% ट्रांसपेरेंसी प्रोवाइड नहीं कराना चाहती तो भी आरटीआई एक्सरसाइज नहीं होगा। और अगर हमारे जो सिटीजन है, not all the citizens are illiterate or unaware. In fact, my family member is an IAS officer and he asked for that RTI, but the data was not provided. So everything is not here. बस जो कुछ भी है हर किसी का अपना पर्सनल ओपिनियन है. This is what I wanted to say. That's it. अब चलिए देखिए रिसेंट अमेंडमेंट, कुछ अमेंडमेंट भी हुआ था आरटीआई में. तो आरटीआई अमेंडमेंट बिल 2003 removes political parties from the ambit of the definition of public authorities and hence the purview of RTI. तो आरटीआई अमेंडमेंट 2013 में आया था कि पॉलिटिकल पार्टीज को जो डेफिनेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज है उसमें पॉलिटिकल पार्टीज का नाम हटा दिया जाए. जैसे कि आप पॉलिटिकल पार्टीज का डेटा नहीं मांग सकते क्योंकि वो पब्लिक अथॉरिटी में नहीं आएगा. जैसा कि मैंने पीएम केयर फंड को बताया था, पीएम केयर फंड को भी पब्लिक अथॉरिटी से हटा दिया गया था. तो उसी तरह आपकी पब्लिक अथॉरिटी जो भी होगा, बीजेपी एंड ऑल जो भी पार्टीज है वो सब का फंड कहाँ से आ रहा है, कहाँ का खर्च कर रही है, क्या क्या काम कर रही है, कौन कौन लोग उसमें है, तो वो सारे डेटा आप नहीं ले सकते. The draft provision 2017 which provides for closure of case in case of death of applicant can lead to more attack on the lives of whistleblowers. So in case of death of applicant, अच्छा, can lead to more attacks on the life of whistleblowers. तो कुछ ड्राफ्ट प्रोविजन बना था जिसने कहा था कि अगर हम कोई एप्लीकेंट का डेथ हो जाता है और उस चीज को अगर डिस्क्लोज किया जाए कि किसी ने आरटीआई के लिए फाइल किया तो उसका डेथ हो गया, तो इट कैन लीड टू अटैक ऑन मोर लाइव्स ऑफ विसल ब्लोवर्स. जो लोग भी इस चीज को विसल ब्लो करते हैं, जो लोग इस चीज को फिर पब्लिक के नोटिस में लाने की कोशिश करते हैं कि किसी ने आरटीआई फाइल की, उसका डेथ हो गया, तो जो लोग ऐसा विसल ब्लो करेंगे उनकी लाइफ में भी अटैक आ सकता है. ये था कुछ ड्राफ्ट प्रोविजन था. द प्रपोज्ड आरटीआई अमेंडमेंट 2018 में एक प्रपोज किया गया था अमेंडमेंट is aimed at giving the center the power to fix the tenure and salaries of state and central information commissioner which are statutorily protected under the RTI Act. So this move will dilute the autonomy and independence of CIC. तो क्या होता था कि पहले जो हमारे CIC थे, जो हमारे इंफॉर्मेशन ऑफिसर कमिश्नर थे, जो हमारे इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे सेंट्रल और स्टेट लेवल पे, जो इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे, उनका टेनर और सैलरी जो था वो तो वो जो है वो आरटीआई की बॉडी फिक्स करती थी, लेकिन अब क्या सेंटर फिक्स करेगी. सेंटर जो है वो, ये याद रखिए 2018 में ये अमेंडमेंट आया था कि सेंटर फिक्स करेगी सैलरी ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर. ठीक है, एंड और उससे क्या होगा कि सीआईसी को ज्यादा ऑटोनॉमी और ज्यादा इंडिपेंडेंस मिलेगा. और द एक्ट प्रपोजेस टू रिप्लेस द फिक्स्ड 5 टर्म टेनर एज मच प्रिस्क्राइब्ड बाय द गवर्नमेंट. और यहाँ पे एक्ट क्या बोल रहा है कि सीआईसी जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर और एसआईसी होते हैं, इनका 5 साल का टेनर होता है. तो 5 साल के टेनर को हटा दिया जाए और गवर्नमेंट को जितना मन हो सके उतना उनका टेनर है. इस चीज का भी बात चल रहा है. मतलब गवर्नमेंट जो है वो सीआईसी और एसआईसी की सैलरी को बढ़ाए, सैलरी को टेनर और सैलरी दोनों ही हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करे. इस चीज का अमेंडमेंट की बात हुई थी कब, 2018 में. ठीक है, और 2013 में पॉलिटिकल पार्टीज को डेफिनेशन ऑफ पब्लिक अथॉरिटी से हटा दिया गया. राइट, ओके. फर्स्ट स्टेट टू इंट्रोड्यूस आरटीआई लॉ वाज, सबसे पहला स्टेट जो कि आरटीआई लॉ को इंट्रोड्यूस किया वो कौन सा? टू आंसर, पहला स्टेट क्या था? तमिलनाडु. तमिलनाडु में आरटीआई को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था. नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर अवेलेबल टू सिटीजंस अंडर आरटीआई एक्ट 2005? कौन सा राइट अवेलेबल है? एनी क्वेश्चन फ्रॉम गवर्नमेंट और सीक एनी इंफॉर्मेशन? यस. टेक कॉपीज ऑफ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट का कॉपीज ले सकते हो. इंस्पेक्ट एनी गवर्नमेंट वर्क और डॉक्यूमेंट, बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हो. तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव. ओके, या राइट. 2 का डी. क्वेश्चन नंबर 3. The officer designated by the public authorities in all administrative units or offices to provide information to citizens requesting for information under the act is. कौन से ऑफिसर को डेजिग्नेट किया जाता है बाय पब्लिक अथॉरिटीज सारे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में, ताकि सिटीजन अगर कोई इंफॉर्मेशन मांगे तो उनको प्रोवाइड कर सके? कौन होगा? बहुत सिंपल है. किस ऑफिसर को हम पब्लिक अथॉरिटीज में डेजिग्नेट करते हैं
ताकि अगर कोई सिटीजन इंफॉर्मेशन मांगे तो ये प्रोवाइड करा दे, उस पब्लिक अथॉरिटी का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा दे. PIO, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर. सिंपल है. यस. Question number 4. Which section of RTI Act suggests that all citizens shall have the right to information subject to provision of RTI Act? तो सेक्शन 1 क्या बताता है कि जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं है. सेक्शन 2 क्या बताता है? डेफिनेशन. और सेक्शन 3 क्या बताता है? यस, दिस वन, कि जितने भी सिटीजन हैं उनको राइट है इंफॉर्मेशन का. ये प्रोवाइड कौन करा रहा है, ये बता कौन रहा है? सेक्शन 3. हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सेक्शन 3. ठीक है. हमने भी देखा था, हमने भी डिस्कस भी किया था, राइट. क्वेश्चन नंबर 5. अंडर RTI Act 2005 इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड फ्री ऑफ कॉस्ट. इंफॉर्मेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कब मिलेगा? जब एप्लीकेंट्स बिलो पॉवर्टी लाइन है. बिल्कुल सही है. एंड इफ पब्लिक अथॉरिटी फेल्स टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विद इन 30 डेज ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन. ये भी सही है ना. पब्लिक अथॉरिटी अगर आपका 30 डेज ही पड़ रहा है और उस 30 डेज के अंदर पब्लिक अथॉरिटी ने इंफॉर्मेशन नहीं दी तो ये दोनों ही के केस में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा इंफॉर्मेशन. ठीक है. यस. People, please keep answering so that I would know that you have understood this act very well. Who will notify the term of office for CIC and IC? तो CIC और IC का जो टर्म होता है ऑफिस का, उसको कौन नोटिफाई करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट. सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी. इनका जो सैलरी होगा, इनका जो टेनर होगा, वो सारा कौन नोटिफाई करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगा. ठीक है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. How many types of public authorities are there? Public authorities कितने टाइप की हैं? कुछ सेंट्रल पब्लिक अथॉरिटीज भी हैं, कुछ स्टेट पब्लिक अथॉरिटीज भी हैं. वी हैव बोथ टाइप ऑफ पब्लिक अथॉरिटीज. हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी. ठीक. पब्लिक अथॉरिटीज जो है हम उन्हीं को, पब्लिक अथॉरिटी में ही PIO अपॉइंटेड होते हैं और हमें पब्लिक अथॉरिटीज का ही डेटा मिलेगा. जैसा कि हमने पढ़ा था कि पॉलिटिकल पार्टीज को पब्लिक अथॉरिटी से हटा दिया गया था 2013 में, तो हम पॉलिटिकल पार्टीज का डेटा नहीं मांग सकते हैं क्योंकि वो पब्लिक अथॉरिटीज में नहीं इसमें आया. या साक्षी, जसप्रीत एंड ऑल, आई होप आपको ये एक्ट अच्छे से समझ में आ गया हो और मैंने आपको एक स्टोरी की तरह भी समझाने की कोशिश की, फ्रेमवर्क भी समझाने की कोशिश की ताकि आप थोड़ा माइंड में स्ट्रक्चर रहे और सारी चीजें अच्छे से याद रहे. क्वेश्चन नंबर 8. द लैंग्वेज ऑफ एप्लीकेशन अंडर RTI कैन बी. सेक्शन 4 था या 5 था जिसमें कि मैनर ऑफ फाइलिंग RTI एप्लीकेशन दिया हुआ था, उसमें लैंग्वेज मेंशन किया हुआ था. और लैंग्वेज किसी भी लोकल लैंग्वेज में भी आप कर सकते हो. इंग्लिश में भी कर सकते हो, हिंदी में भी कर सकते हो, किसी लोकल लैंग्वेज में भी कर सकते हो. An applicant making request for information shall not be required to give any reason. Shall be required to give any reason. Shall not be required to, अच्छा या नॉट नहीं होगा. Shall be required to give brief reason for requesting information. सरकार कौन कौन सी चीजें इंपोर्ट करती है, एक्सपोर्ट करती है, कब करती है, कितना करती है, आपको डेटा चाहिए, इन सब का आप बिल्कुल मांग सकते हो, राइट. तो उसके लिए आपको रीजन देने की जरूरत है? रीजन देने की जरूरत नहीं है. इनफैक्ट इफ यू विश, अगर आपके डोमेन का कोई भी चीज है, ठीक है, जिसके लिए आपको डेटा चाहिए, इनफैक्ट टुडे यू कैन गो टू RTI वेबसाइट एंड यू कैन आस्क फॉर एनी डेटा, स्टडी योर विच इज रिलेटेड टू योर फील्ड. जिस चीज में आप जॉब कर रहे हो या फिर पढ़ाई कर रहे हो, उससे रिलेटेड कुछ भी, अगर आपको कोई स्कीम है, कोई पॉलिसी है या कुछ भी ऐसी चीज है, या फिर आपके गांव में, आपके शहर में कुछ ऐसी गवर्नमेंट की स्कीम रही है, आप बिल्कुल, बिकॉज वी आर हम लोग इंडिया के सिटीजन है और हम लोग इंडिया के जागरूक सिटीजन है और हमें भी RTI का डिमांड करना चाहिए जहां भी हमें लगता है कि वी शुड नो कि सरकार ने इस जगह पे क्या क्या कैसे कैसे काम किया. जस्ट विजिट द वेबसाइट एंड फाइल फॉर RTI. ज्यादा पैसे नहीं लगते, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है कितना पैसा लगता है, बट विद इन 100 हो जाता है. ठीक है. आई एम नॉट श्योर कितना लगता है. आई एम सीरियसली नॉट श्योर. क्वेश्चन नंबर 10. Within how many days after receiving a reply on first appeal, a second appeal can be filed? ठीक है, अगर आपने अपील किया है और आपको रिप्लाई मिल गया है तो सेकंड अपील के लिए आपको 90 दिन का वेट करना पड़ेगा. 90 आफ्टर 90 days you have to apply for second appeal. Okay, yeah, right. So with this I'll be ending the session today. आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा. RTI आपको समझ में आई होगी. आप, आई विल रिकमेंड यू ऑल कि एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन
एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन के तहत आपको जो भी लगता है कि आप जहाँ भी आप RTI फाइल कर सकते हो, फाइल करके देखिए, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, एक एक्सपीरियंस लीजिए, ठीक है, राइट. So with this, I'll be ending the session today and thank you all for your time.